हेलो, नमस्कार दोस्तों। सीएसई यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आप लोगों से कहा था कि हमारी जो यूपीपीसीएस या फिर आरओ को लेकर के कोचिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आज ये हम लोगों का फर्स्ट वीडियो है। अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमने आपको सिलेबस पढ़ाया था। सिलेबस जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जा कर के सिलेबस देख लें। हमने पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर कराया था, तो उस सिलेबस को समझ लें। फिर इसके बाद अब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जितना हमने अनुभव किया है, उससे हमने जो पाया, तो हमको लगता है कि 4 क्वेश्चन से अच्छा होता है कि हम एक पर्टिकुलर आंसर उसका याद कर लें। ठीक है, हमने कई बार मेंस दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। प्री हमारा कम से कम 5 बार हमारा प्री क्लियर हुआ है। यूपीपीसीएस और आईएएस का 3 बार हमारा प्री क्लियर हुआ है। इसलिए जो हमारा अनुभव कहता है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के लिए कोचिंग का मतलब जो स्टार्ट किया है, आप लोगों के डेली जैसे क्वेश्चंस रिवीजन होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन करके उसको ज़रूर देख लें। तो जो जिस तरीके से, तो उससे हम केवल अपना अनुभव, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्री के लिए जो एक तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, ये हमें काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से अब ये चीज़ अच्छी तरीके से जान गए हैं, अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने इसको परखा है, हमने इसको करके देखा है, तभी आप लोगों के साथ हमने इसको साझा किया है। तो 4 ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि एक कन्फ्यूज़न पैदा होने लगता है। जब हम किसी भी क्वेश्चन, आप लोग जाते होंगे एग्ज़ाम देने जाते होंगे, देखते होंगे कि 2 क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग फंसते हैं। 4 ऑप्शन रहते हैं, 2 तो क्लियर पता होते हैं, पर 2 में ज़्यादातर फंसते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है ऐसा क्योंकि हम लोग कई बार बस वही चीज़ें पढ़ते रहते हैं। फिर उस चीज़ों को एक बार पढ़ा तो बड़े अच्छे से याद हो गया, हाँ, फिर उसका जब रिवीजन करने बैठते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न आता है। 4 ऑप्शन की बजाय अगर हम लोग एक ऑप्शन, मतलब जो उसका पर्टिकुलर सही आंसर है, हम लोग सिर्फ उसी को अगर पढ़ें तो वो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और उसमें हमारा कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हम जैसे भी तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, लाइव भी आप लोगों के साथ क्लासेस लेंगे हमारे टीचर्स, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है, जो हमारा क्वेश्चन हो हमें उसका पर्टिकुलर आंसर ही याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से अपने पहले रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ये बता दें कि ये जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखे जा रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के ही रखे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई किस परिषद के अंतर्गत? ये जो हमारा आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक सभी सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे जो फ्रंट में जो लिखा हुआ है उसमें यही लिखा है कि 1773 से लेकर के 1947 तक, और यहाँ तक कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, क्या है, ये हर चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। किस में हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। याद हुआ? 1892 के अंतर्गत क्या हुआ था? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की। पहले बजट पास का मतलब बजट जब पास होता था तब जाना, उसमें बैठना या फिर उस भाग लेना उसके सदन में, ये भारतीय परिषद को अलाउ नहीं था। लेकिन 1892 का जो अधिनियम आया उसके अंतर्गत इसमें बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त कर दी गई। किसको? भारतीय विधान परिषद को। अब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में
जब ब्रिटिश कंपनी आई, कंपनी ने यहाँ पे व्यापार किया, व्यापार करने के बाद जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के तहत लोग आते थे, यहाँ पे व्यापार करते थे, यहाँ पे बहुत सारा धन लेकर के ब्रिटिश चले जाते थे। इसलिए सरकार ने इन पे शिकंजा कसने के लिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर आए। इसके अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, या प्रावधान किया गया इसके लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। किसमें? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि कंपनी के अधिकार को कम कर देती, इसलिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना हुई थी, जिसके जरिए भारत जो ब्रिटिश सरकार थी वो यहाँ पर होने वाली सारी राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को बताती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत का संघीय न्यायालय पारित किया गया था 1937 में। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसके तहत हम लोगों के संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए, अभी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। इससे हमें पता चलता जाएगा कि किस किस हिसाब से हम लोगों को डिटेल में पढ़ाई करनी है, क्या क्या पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। पहले हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में कि क्या क्या प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, और ये हमारा इसको आप अच्छे से तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। तो भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया 1937 में। कंफ्यूज मत होइएगा, 35 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसको स्थापित किया गया 1937 में। ठीक है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई? ये पिट्स लिखा हुआ है। पिट्स एक का भारतीय अधिनियम 1784-73 के अंतर्गत कंपनी पे अधिकार सरकार द्वारा लगाया गया। फिर नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 ईस्वी के अंतर्गत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। इसके तहत पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था 1773 में, जो सरकार को सारी चीज़ें बताता था, लेकिन जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जब की गई ये थी 1784 के अंतर्गत। इसके तहत जो था वो राजनीतिक, जितनी भी भारत में राजनीतिक गतिविधियां थी, अब इसके द्वारा भारत सरकार तक पहुंचाई जाने लगी। जो 1773 में था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत व्यापारिक, जो वाणिज्यिक, जो इकोनॉमिकली जो चीज़ें थी वो ब्रिटिश सरकार तक पहुँच जाती थी, खबरें इसकी या चीज़ें बताया करती थी, सारी सूचनाएं दिया करती थी। और 1784 में कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो कि भारत सरकार को राजनीतिक जो गतिविधियां थी, राजनीतिक जो कानून थे, इन सब के बारे में जो भारत में थे, इसका कौन जानकारी देता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसकी स्थापना भारतीय अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो अभी आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बंगाल में। याद रखिएगा चीज़ों को, अगर हमने इस चीज़ को रिपीट किया है, ये इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इतने बार रिपीट हुआ है कि इसमें हम भी कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने ये क्वेश्चन को रिपीट करके लिख लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरियों समझ रहे हैं आप लोग? इंग्लिश मिशनरियों मीन्स होता है कि जो अंग्रेज, जो भारत में जो वहाँ के नागरिक थे, उनको भारत में कार्य करने की अनुमति किसके अंतर्गत दी गई थी? 1813 के अधिनियम के अंतर्गत। पहले यहाँ पे वो लोग व्यापार नहीं कर सकते, जो ब्रिटिश के नागरिक थे वो भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे। 1783 का जो एक्ट लागू हुआ था, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की
स्थापना की गई, जो कि यहाँ पे होने वाली राजनीतिक गतिविधियों को बताती थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर्थिक गतिविधियों को बताता था, जिसने वहाँ जाकर के ये सूचना दी कि यहाँ पर व्यापार के बहुत अच्छे अवसर हैं, कंपनियां ही इसका सारा लाभ उठा ले रही हैं, या कंपनियों के द्वारा सरकार को सिर्फ एक निम्न स्तर पर ही टैक्स मिल पाता था, और सारा का सारा लाभ जो था वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के को प्राप्त होता था। तो अब सरकार ने सोचा कि किस तरीके से, क्या कहते हैं, यहाँ पर हमको और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अवेलेबल हो, यहाँ से पैसा हमारे पास ज़्यादा, राजकोष में ज़्यादा पैसा आए। तो उन्होंने क्या किया, चार्टर अधिनियम 1813 का एक्ट लाए। उसके अंतर्गत क्या किया उन्होंने कि कंपनी का जो एक अधिकार था, भारत में भाई कंपनी पहले सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, तो उसका एक अधिकार था, उसको ख़त्म कर दिया गया 1813 में। इधर पे अब क्या कर दिया गया, अब ब्रिटिश का कोई भी नागरिक आकर के भारत में व्यापार कर सकता था। अब इससे लाभ क्या होता है, इन्होंने ऐसा क्यों किया ब्रिटिश सरकार ने, उन्होंने इसलिए ये काम ऐसे किया क्योंकि वो ये बात जानते थे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो ब्रिटेन की हैं वहाँ जाएंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनके द्वारा टैक्स, जो कि एक कर लगाया जाता था दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, तो वो ब्रिटिश सरकार को प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने सारी मिशनरी यानी कि सभी नागरिकों को वहाँ पर कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते, अभी हम इसका डिटेल भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आप लोगों को इसके पॉइंट्स ही पढ़ाए गए हैं। हर एक एक्ट को एक एक वीडियो के तहत छोटा छोटा आप लोगों का 5-5 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा, और उसके तहत आप लोगों को सारे एक्ट कवर कराए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत हुई थी, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, ये जब आप डिटेल पढ़ेंगे, अभी आप इसको ये समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आप इसका डिटेल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओ ये तो बहुत ही ईजी था क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, आपको इसका डिटेल का वीडियो भी बहुत जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी, 1833 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता क्या है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यहाँ पे ये खत्म हो गया था, यहाँ पे 1 पॉइंट था, और ये दूसरा स्टेटमेंट था, जैसे कि आपके यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायक शक्तियों का हस्तांतरण। प्रांतों में जो कार्यकारिणी सरकार थी उसमें दो शासन, जो कि लोकसभा और राज्यसभा जैसे है, इसी तरीके से 2 शासन की व्यवस्था की गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी, अब उनका भी अपनी एक विधायिका होगी, इस तरह की शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब, 1991 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, सॉरी 1919 के, 91 नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यह है आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सरकार क्या बनाया गया, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय। विधान पालिका मीन्स जो ये प्रांतों की जो केंद्र सरकार में 2 सदन हुए थे, कब, 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना, अभी आप जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति अध्यादेश, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे, एक ही साथ सब कुछ नहीं समझा देंगे। उससे क्या होता है, हमारे माइंड में भी सब कुछ खिचड़ी हो जाता है। खिचड़ी मीन्स तो आप लोग जानते ही होंगे सब कुछ एक मिक्स हो जाना, कुछ भी समझ में नहीं आना, फिर उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चीज़ों को अलग अलग करिए, अलग अलग पढ़िए, इससे हमें पेपर में भी आसानी होगी, चीज़ें याद रहेंगी, फैक्ट याद रहेंगे। फैक्ट याद करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। लकड़ियों को हम जितना अलग अलग करेंगे उतना ही हमको तोड़ने में आसानी होगी, और जितना ही हम उनका गट्ठर बना कर रख लेंगे उतना ही हमको तोड़ने में
मुश्किलात आएगी। ये कहानी आप लोगों ने बचपन में बहुत अच्छे से सुनी होगी। आई होप कि आप लोग इस बारे में बहुत अच्छे से समझते होंगे। चलिए, क्योंकि आप लोग आने वाले भावी ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश यूपीएससी केंद्र प्रशासन में आने वाले भावी ऑफिसर्स हैं, तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, भारतवासियों को ही अपने ही देश के प्रशासन में हिस्सा, यानी कि जो यूपीएससी जिसको आप संघ लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम था, अब उसमें भारत के देशवासी भी हिस्सा लें। कुछ हिस्सा मिला था, पूरी तरह से नहीं। उसको खुली प्रतियोगिता जो होती थी संघ लोक सेवा आयोग के लिए, उसमें भारतवासियों को शामिल करना कब से स्टार्ट किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम से। ये आपका आईएएस से लेकर के एसएससी तक में क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्टर एक्ट 1833 1833 के अंतर्गत आप लोगों को भारतीयों को ये व्यवस्था प्रदान की गई थी। जो आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, जब ब्रिटिश का शासन था तो 1833 अधिनियम के तहत इसमें हिस्सा लेने का प्रावधान किया गया था भारतीयों को। ठीक है। अब भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित कब किया गया था? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां, जैसा कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है। अभी जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हमारा आएगा कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन। ये पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है। ठीक है। ये किससे लिया गया था? याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये प्रावधान किया गया था। केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत लिया गया? 1935। आइए आगे बढ़ते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। एक संघीय व्यवस्था होनी चाहिए और केंद्र में द्वैध शासन, दो शासन, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, द्वैध शासन भारत में लागू किया गया भारत सरकार अधिनियम 1933 के तहत। मतलब कहने का कि राज्य और एक केंद्र, दो तरीके, एक केंद्र होगा जिसका पूरे भारत पर वर्चस्व होगा और उसके अंतर्गत अलग अलग प्रांतों में सरकारें होंगी, वो द्वैध प्रांत शासन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थीं गवर्नर जनरल को। शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच बांटी गई थी, लेकिन जो 1935 अधिनियम द्वारा जो स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां थी, यानी कि जो केंद्र की शक्तियां थी, वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। अभी तो प्रधानमंत्री या लोकसभा या राज्यसभा तो है नहीं, इसलिए किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल ही था, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 1935 में अभी ब्रिटिश शासन लागू था, गवर्नर जनरल थे, तो उनको सारी शक्तियाँ दी गई थी। जो संघ की शक्तियाँ थी, अवशेष शक्तियाँ थी, वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। क्या नहीं है? देश के लिखित संविधान। देश का जो लिखित संविधान है ये 1935 में नहीं स्वीकार किया गया था, ये 1950 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण क्यों है? आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, अभी हम लोग क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिवीजन कर रहे हैं, इसमें आप लोग ये देखेंगे ये लगभग यूपी पीसीएस से या एमपी पीसीएस या फिर जो स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर यही क्वेश्चंस। तो 1935 का अधिनियम था, तो उसे क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा था? क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए थे, आज हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही लिया गया है। अभी जब हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है,
तब हम इस बात को जानेंगे कि 1935 में कितनी सारी चीज़ें ली गई हैं। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? पहले ये भारत का ही हिस्सा था ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप 1935 में ही बर्मा जो था वो भारत से अलग हुआ। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कितने प्रांतों में? 1937 में अब चुनाव हुए। अब भाई केंद्र और राज्यों को अलग अलग विभाजित कर दिया गया था। अब मंत्रिमंडल भी बनी तो कांग्रेस जो थी और वो प्रांतों में विधायिका आ गई थी, विधायक की शक्ति प्रदान कर दी गई थी प्रांतों को। तो कितना, तो जो चुनाव हुए 1937 में, तो अब कांग्रेस कितने प्रांतों में उन्होंने चुनाव मंत्रिमंडल बनाया था, कितने प्रांतों में वो जीती थी? कुल 8 प्रांतों में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप लोग को पढ़ने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। अब यहाँ पे हमारे संविधान के बारे में बात हुई। अब 37 तक भाई प्रांत बन गया, प्रांतों में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपने क्या कहते हैं संविधान वो मंत्रिमंडल बनाया था। अब बात आ रही है भारत के संविधान की। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, आप लोगों ने हिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा, तब ये बात कही गई थी कि अगर भारत के जो नागरिक थे, जो सिपाही थे यहाँ के, उन्होंने कहा था कि वो तभी सरकार में, ब्रिटिश सरकार में भर्ती होंगे जब वो लोग इस बात को मानेंगे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसलिए अब यहाँ पे चर्चा चलने लगी कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो किस हिसाब से संविधान होगा। उन्होंने भी कहा कि भाई आपका कोई अगर ठोस संविधान होगा, लिखित संविधान होगा, तो उसके तहत हम आप लोगों को मतलब यहाँ का प्रशासन छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब यहाँ पे चुनौतियाँ थीं कि भारत का संविधान, तो क्रिप्स सबसे पहले एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके तहत रखा गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा रख। जब आप लोग हिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम लोग यहाँ पॉलिटिकल का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक चीज़ों को ही देखना है। क्योंकि अगर हम हमने को बार बार कहते हैं, अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी इसकी मिक्स कर देंगे तो फिर ये सारा खिचड़ी हो जाएगा और आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन द्वारा आगे बढ़ते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन ऊपर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। इल्बर्ट बिल का मेन उद्देश्य यही था कि जो अदालत है उसमें किस चीज़ के लिए, मतलब कहने का इसलिए लाया गया था कि यहाँ पे भारतीयों का वर्चस्व ना हो, जो यूरोपीय हैं वो और भारतीयों की बराबरी ना हो। जो जज होते थे वो ज़्यादातर भारत वालों को ही दोषी ठहराते थे, अगर यूरोपियों की गलती होती थी उसके बावजूद भी। इल्बर्ट बिल भी इसीलिए लाया गया था कि इसमें यूरोपीय और भारतीय जो हैं वो बराबरी ना कर सकें। यदि कोई यूरोपीय जो होता था, अगर वो दंडित होता था, तो उसमें जज की जो पीठ बैठती थी उसमें एक भी भारतीय को नहीं लिया जाता था। लेकिन यदि भारतीय का किसी चीज़ के लिए कोई फैसला सुनाना होता था या किसी चीज़ का दंड देना होता था, उसमें एक यूरोपीय जज का बैठना आवश्यक था। ठीक है, इसी सब चीज़ों को लेकर के ये इल्बर्ट बिल लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट, जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, तब ये आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे। अगर आप लोगों को इसका एक व्याख्या सहित चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ मतलब क्लियर करना है कि ये क्वेश्चन आज आपने देख लिया किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस क्या है, हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी। अब बात आती है पढ़ाई करने की। तो अब आप लोगों को डिटेल में भी इसका वीडियोस जारी किए जाएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसका डिटेल जाने बिना आप लोग इस क्वेश्चन को रट नहीं सकते, क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इसको डिटेल इसका जानना, इसकी एक पीछे की जो कहानी है वो चीज़ें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। कितने? जो कैबिनेट मिशन योजना हुई थी उसके जो संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या, अब एक प्रांत से एक व्यक्ति आएगा तो उस प्रांत में कितनी संख्या होनी चाहिए? ये थी कुल
10 लाख व्यक्तियों पे एक चुन करके जाएगा। किसके लिए? निर्वाती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या थी ये। हर एक प्रांत में 10 लाख व्यक्तियों के बीच पे एक चुना जाएगा। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन हुई। अब कैबिनेट मिशन की योजना जो आई थी उसमें संविधान निर्माती परिषद थी, उसके अंतर्गत अब उनके सदस्य कौन कौन थे? पैंथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार कि इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। हमने बताया था क्रिप्स मिशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था और 1946 जो कैबिनेट मिशन था इसमें इसका गठन कर दिया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो अंतिम सरकार थी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अंतिम सरकार से। जब आप इसका डिटेल पढ़ेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और बिल्कुल भी आप लोगों को रटने की या कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड आपको घुमा घुमा के हर एक चीज़ का क्वेश्चन भी बताया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा कि इससे किस किस तरीके से और भी एक्स्ट्रा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? स्वराज पार्टी द्वारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग चाहे तो नोट आउट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी द्वारा 34 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में, एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हाँ ठीक है, संविधान इसमें नंबर 1 और नंबर 2 है। ठीक है, इसको देखिएगा। संविधान सभा के बारे में सही कथन क्या है? अब आप लोगों को ये बताना है कि इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। इसने सब बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया था संविधान सभा ने, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब बताइए क्या ऐसा था? जो संविधान सभा था उसके अंतर्गत काफ़ी संख्या में जो अलग अलग समितियां थी उन्होंने मदद करके एकजुट होकर के संविधान सभा का निर्माण किया था। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब कि हमारा संविधान कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर, प्रारूप मीन्स स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, इस बात का जो तय करेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या कैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, उसमें क्या जो हमारे नागरिक हैं उनके हितों में है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करना, तो वो सबसे महत्वपूर्ण तो अपने आप में हो ही जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रारूप, स्ट्रक्चर जिसने खड़ा किया उसका, वो सबसे महत्वपूर्ण था। अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही बात है, इसमें सबको प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। ठीक, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम, ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। इस चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम, जो कि इसकी जो संविधान सभा की जो चुनाव प्रक्रिया थी वो मतलब कहने का कि इसमें हर नागरिक को शक्तियां नहीं थी चुनाव में मत देने की। वहाँ लोगों द्वारा जो चुने गए थे उनसे ही, वर्ड नहीं याद आ रहा है हमको, तो जो लोगों द्वारा चुने जाते थे व्यक्ति, उनके द्वारा ही संविधान सभा के लोगों को चुना गया था।
सॉरी वो वर्ड नहीं याद आ रहा है हमको, हम आपको क्लियर करके अभी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जो नागरिक होते थे, जो जिनको वो चुनते थे, उनके द्वारा, जैसे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है कि जो विधानसभा के विधान सभा और लोकसभा में जो निर्वाचित संसद होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। इसी तरीके से जो जनता द्वारा प्रांतों में जो चुने गए थे, उनसे ही जो है वो संविधान सभा के लोगों का चुनाव उन्होंने ही किया था। क्यों ऐसा था? क्योंकि यहाँ पर कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता, पहले यहाँ पे चुनाव देने के लिए कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती थी। जो मतदान करते थे उनके लिए जिनकी एक संपत्ति एक निर्धारित की गई थी, अगर उनके पास इतनी संपत्ति है और जो योग्यता निर्धारित की गई थी, उसके आधार पर ही वो वोट दे सकते थे। तो ये पर्याप्त लोगों के पास नहीं था, भारतीयों के पास, इसलिए जो चुने गए थे उन्होंने ही संविधान सभा के लोगों को मताधिकार दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुदलीय निकाय थी ये, बिल्कुल एक बहुदलीय निकाय भी थी ये संविधान सभा। तो ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। जो प्रारूप समिति जिसने प्रारूप तैयार किया था, उनके सदस्यों को किसने, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पे विधानसभा हो, जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे राज्य है, राज्यों में विधानसभा होती है, जो विधायक चुने हुए हैं उन विधायकों द्वारा ही किसी को चुना जाए। इसी तरीके से जो प्रांतों की विधानसभा द्वारा ही जो है प्रारूप समिति के सदस्यों को चुना गया था, वो ही केवल मतदान इसमें करते थे। ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। जैसे कि अभी आपको बताया, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। देखिए कितने बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये अलग अलग ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस चीज़ को नोटिस करिए, देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। हमारे लिए प्रीवियस ईयर पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ इसीलिए पहले आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किसके थे? निर्मात्री सभा या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रावधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथन सही है। संविधान के निर्माण में कौन कौन से कथन सही हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही बात है। उद्देश्य का हम लोग देखते ही हैं, जो कि उसकी प्रस्तावना है वही उसकी उद्देशिका थी, तो उसका स्वीकार कर लिया गया था निर्माण में। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उद्देशिका में ही हमारे पूरे संविधान का एक सार है कि आखिरकार हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो विधायिका में लोग चुने गए थे और उसके बाद ही उन्हीं लोगों ने ही संविधान जो है सभा के जो सदस्य हैं उनको चुना था, तो ये भारत के लोगों द्वारा ही आदेशित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एग्जैक्ट फैक्ट भी पूछ लिया जाता है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे?
AC मुखर्जी। अध्यक्ष तो सबको याद होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? AC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? KM मुंशी। ये कांग्रेस के सदस्य थे, जो कि प्रारूप समिति में मात्र एक ही कांग्रेसी सदस्य था। ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य जो थे वो संविधान सभा में कौन थे? VT कृष्णामाचारी। आगे बढ़ते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्र संघ यानी कि याद रखिएगा, जो संघ की थी संविधान समिति, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। चलिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है। संघ संविधान के जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी संविधान सभा में, डॉक्टर VR अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाह समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर VR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे कितने? 6। BR अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। इसमें और कौन कौन से सदस्य थे? 6 सदस्य थे। संविधान सभा में डॉक्टर VR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अंबेडकर। 29 अगस्त 1900। एक ही अगर आप चैप्टर, जैसे आपने प्रारूप समिति के बारे में पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि आपने संविधान सभा का निर्माण पढ़ा, उसके अंतर्गत आप लोगों ने चीज़ें पढ़ ली, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इससे अच्छा ये क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं। आपका फोकस जाएगा। इसीलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम आपको इसका डिटेल भी क्लियर कराएंगे। तब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या आना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, ये क्वेश्चंस हमें ये बताते हैं कि हम जब एग्जैक्ट बुक लेकर बैठें, पढ़ने बैठें, किसी का लेक्चर देखें, तो उस लेक्चर में हमें किन किन फैक्ट को, किन किन पॉइंटों को फोकस करना है। ये कैसे पता चलेगा? ये हमें प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या हमारे सिलेबस के अंतर्गत। पहले सिलेबस पढ़ा, सिलेबस कैसे समझ में आएगा? जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तभी हमको सिलेबस समझ में आएगा। अच्छा, ये इसमें दिया गया था, अब इसके तहत ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अब हमको जो डिटेल पढ़ेंगे उसमें इस तरीके से फोकस करना है। हम आपको ये भी बताएंगे कि डिटेल में पढ़ते समय कैसे फोकस करना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे? BN राव। ये संविधान के सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव द्वारा ही संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अंबेडकर थे, लेकिन पहला प्रारूप जो तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार कब किया था? 22 जुलाई 1947 को, जब ये आज़ाद नहीं हुआ था भारत, उसके पहले ही उसने ध्वज को स्वीकार किया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। जैसे कि आप लोग प्रस्तावना में भी पढ़ते हैं कि एदत द्वारा उस 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग का गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमें बहुत सारे अधिकार मिले थे, हमको बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली थी। इस दिन हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, मांग कर सकते हैं। किस लिए? अपने संविधान द्वारा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि अभी 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्वेश्चन को देखिए, आप एग्जामिनर के माइंड को देखिए, कैसे पूछा गया। 26 जनवरी 1950 सबने रट लिया, या 26 जनवरी को किसी ने ये क्वेश्चन किया, आखिरकार 26 जनवरी को ही क्यों ये रखा गया? 26 जनवरी के दिन ही क्यों संविधान को लागू किया गया? क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
ये जो था पहले ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना चुका था कांग्रेस। कब? 1930, 26 जनवरी 1930 को। इसलिए हमारा संविधान लागू हुआ इस दिन। आगे भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। वो तो सबको अभी हम लोग आगे यही सब चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1891 को इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अब ये इनमें से भी सही कथन कौन सा है? ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार अधिनियम, जब आप लोग इस चीज़ को डिटेल में भी पढ़ेंगे, जब हम आपको इस चीज़ को पढ़ाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये क्यों सही है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम इसमें डिटेल में ज़्यादा जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे बोर भी हो सकते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित कौन सा? ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये किसने सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाए उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना दल जो है वो भंग कर देना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, जो महात्मा गांधी ने कहा था। ये रिपीटेड है क्वेश्चन। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व के कम करके आका। ये किसका कथन था? आइवर जेनिंग्स का। कि जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी भावनाओं का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, जो कि इनका काम ही था अंग्रेजों का हम लोगों को डंप करना। तो ये इसमें भी कमियां निकालने लगे थे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? ऑस्टिल ने। भारतीय संविधान सभाओं में कुल महिलाएं सदस्य कितनी थीं? जो भारतीय संविधान सभा है उसके अंतर्गत महिलाएं सदस्य जो थीं वो थी 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत सदस्य के रूप में चयनित की गई थी। चलिए आज तक हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। अब हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे हमारा भी मोटिवेशन होता है, हमको भी मनोबल मिलता है और हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और एनर्जी के साथ जुटते हैं। चलिए नमस्कार।